हाँ, हरियाणा का राखी गढ़ी अब भारत में मिली सबसे बड़ी हड़प्पन साइट मानी जाती है। वहाँ हाल में कुछ डीएनए स्टडीज भी हुई हैं, जिनसे ये संकेत मिले हैं कि यहाँ के लोग शायद बाहर से नहीं आए थे, यहीं के मूल निवासी थे। और सबसे पुरानी? अब हरियाणा के ही भेड़ाना को सबसे पुरानी हड़प्पन साइट माना जाता है। एक और बात सुनिए, घोड़े और रथ के सबूत सिनौली वगैरह से। हाँ, गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों और हाल में यूपी के सिनौली से रथ जैसे कुछ अवशेष मिलने की बात है, लेकिन ये थोड़े विवादास्पद हैं। मतलब ये उस पुरानी धारणा को चुनौती देते हैं कि घोड़ा और रथ आर्य बाहर से लाए थे। अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है। पर फिर इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी पहेली है। कोई एक जवाब नहीं है इसका। कई कारण हो सकते हैं। जैसे? हो सकता है जलवायु बदली हो, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने रास्ता बदल लिया हो, या उनमें भयंकर बाढ़ आई हो। कुछ थ्योरी सूखे की तरफ इशारा करती हैं कि शायद मॉनसून कमजोर पड़ गया हो। और वो आर्यों के आक्रमण वाली बात? वो भी एक पुराना सिद्धांत है कि बाहर से आर्य आए और उन्होंने हमला करके इसे नष्ट कर दिया। लेकिन इसके सीधे पुरातात्विक सबूत बहुत कम हैं। आजकल ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि शायद पतन धीरे धीरे हुआ और इसके पीछे कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे होंगे। पर्यावरणीय बदलाव, व्यापार में गिरावट, शायद अंदरूनी समस्याएं भी। कई वजह हो सकती हैं। तो सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक काल। इसका नाम वेदों पर पड़ा है, जाहिर है। सही। यहीं पर वो आर्यों के आने और उनके मूल स्थान की बहस शुरू होती है ना? कि वो मध्य एशिया से आए या आर्कटिक से या कहीं और से। हाँ, आर्य कहाँ से आए ये एक लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है। कोई पक्का सबूत नहीं है। जो भी हो, इस काल को हम मुख्य रूप से वेदों, खासकर ऋग्वेद के आधार पर जानते हैं। इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला ऋग्वेदिक काल। हाँ, ऋग्वेदिक काल जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस दौर में समाज काफी हद तक कबीलाई था। कबीले को जन कहते थे। अच्छा, जन। हाँ, और लोग मुख्य रूप से पशु पालते थे। गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब जिसे मारा ना जाए। राजा भी होता था? राजा होता था, राजन कहते थे, लेकिन वो शायद कबीले का मुखिया जैसा होता था, बहुत निरंकुश नहीं। उस पर सभा और समिति जैसी संस्थाओं का अंकुश रहता था, जिसमें कबीले के लोग भाग लेते थे। महिलाओं की स्थिति भी काफी बेहतर थी। वो सभाओं में भाग ले सकती थीं, यज्ञ कर सकती थीं। और वो वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था के शुरुआती संकेत मिलते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, लेकिन वो शायद काम पर आधारित थी, जन पर नहीं। मतलब लचीली थी, लोग अपना पेशा या वर्ण बदल सकते थे। देवता कौन थे प्रमुख? अग्नि, जो देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे, और वरुण, जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का भी जिक्र है। और फिर दूसरा हिस्सा आया, उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसमें क्या बड़ा बदलाव आया? हाँ, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था लोहे का व्यापक इस्तेमाल। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी हो गई थी। लोहे से क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लोहे के हल और कुल्हाड़ी से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना आसान हो गया। इससे खेती का बहुत विस्तार हुआ। अब समाज पशुपालक से ज्यादा कृषि प्रधान बन गया। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था बदली और समाज भी बदला। अब छोटे छोटे जन मिलकर बड़े इलाके बन गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। राजा अब ज्यादा ताकतवर हो गया, उसका पद वंशानुगत होने लगा। सभा और समिति का महत्व घट गया। और वर्ण व्यवस्था अब जन पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके काम और सामाजिक स्थिति लगभग तय हो गए। इसी समय गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। उन्हें सभाओं में जाने और यज्ञ करने जैसे अधिकार कम हो गए। 4 आश्रमों की बात भी इसी दौर में आती है। हाँ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम व्यवस्था भी इसी काल में स्थापित हुई। हालांकि ये शायद आदर्श रूप ही ज्यादा था। यज्ञ बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए, जिनमें पशु बलि भी बढ़ गई। इससे ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया। देवता भी बदल गए। हाँ, ऋग्वेदिक देवता जैसे इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। उनकी जगह प्रजापति, सृष्टि के रचयिता, विष्णु, पालक और रुद्र, संहारक, जो बाद में शिव बने, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और इसी दौर में बाकी के वेद और उपनिषद वगैरह लिखे गए। बिल्कुल। बाकी 3 वेद, सामवेद, गायन, यजुर्वेद, यज्ञ के नियम, अथर्ववेद, जादूटोना, औषधि ही लिखे गए। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ,
वेदों की व्याख्या, आरण्यक, जंगल में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ और उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, जिनमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर चिंतन है, लिखे गए। षड्दर्शन यानी 6 भारतीय दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत का विकास भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ। तो ये जो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ इतने जटिल हो गए, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, इसी उथल पुथल के माहौल में शायद इन्हीं चीजों की प्रतिक्रिया के तौर पर 2 नए तरह के विचार या धर्म सामने आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय धार्मिक और वैचारिक रूप से बड़ा उथल पुथल का था। वैदिक कर्मकांडों की जटिलता, खर्च, पशु बलि और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई। इसी माहौल में कई नए संप्रदाय उभरे, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख और स्थायी साबित हुए। पहले जैन धर्म की बात करते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। हाँ, जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर धर्म का उपदेश दिया। पहले थे ऋषभदेव, जिनका जिक्र कुछ लोग वेदों में भी मानते हैं। 23वें पार्श्वनाथ थे, जो इतिहासकार मानते हैं कि ऐतिहासिक व्यक्ति थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, तपस्या की और 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे। उन्होंने फिर अपने उपदेश दिए और उनका निर्वाण देहत्याग पावापुरी में हुआ। जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? वो त्रिरत्न। हाँ, त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक दर्शन, सही विश्वास और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 महाव्रतों का पालन जरूरी माना गया। 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। इनमें से आखिरी ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। पहले 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। अहिंसा पर तो बहुत ज्यादा जोर है जैन धर्म में। हाँ, अहिंसा उनका मूल सिद्धांत है। इतना ज्यादा कि अनजाने में भी किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाता है। इसीलिए शायद खेती करने को भी उतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उसमें हल चलाने से जीवों को नुकसान पहुंचता है। सांस लेने में भी सावधानी बरतने की बात है। ईश्वर के बारे में क्या मान्यता है? जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में नहीं मानता। उनका मानना है कि ये दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हाँ, वो कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हर चीज में आत्मा मानते हैं, पत्थर में भी। बाद में ये 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। हाँ, महावीर के निर्वाण के कुछ समय बाद मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा। कुछ जैन भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं रुक गए, जबकि कुछ भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। जब दक्षिण वाले वापस लौटे तो दोनों समूहों में आचार विचार को लेकर मतभेद हो गए। जो मगध में रुके थे वो सफेद वस्त्र पहनने लगे और श्वेतांबर कहलाए। जो दक्षिण से लौटे थे वो वस्त्रहीन रहते थे और दिगंबर कहलाए। इनकी भी संगीतियां या परिषदें हुई? हाँ, 2 प्रमुख जैन संगीतियां हुई। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, जिसमें जैन धर्म के बिखरे हुए उपदेशों, जिन्हें अंग कहते हैं, उनका संकलन शुरू हुआ। दूसरी संगीति बहुत बाद में गुजरात के वल्लभी में हुई, देवृधि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में, जिसमें इन अंगों और उपांगों को अंतिम रूप दिया गया। इनकी कुछ खास दार्शनिक सिद्धांत भी है। अनेकांतवाद। हाँ, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और किसी एक नजरिए से उसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। स्यादवाद इसी से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि किसी भी कथन को शायद या संभवतः के साथ, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है। बहुत गहरा दर्शन है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने भी घर छोड़ा था। हाँ, 29 साल की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। काफी भटकने और तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्वाण कहते हैं। वो पीपल का पेड़ अब बोधि वृक्ष कहलाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ। उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े कुछ प्रतीक भी हैं शायद। हाँ हैं, जैसे कमल और बैल जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का, बोधि वृक्ष ज्ञान का, चक्र पहले उपदेश का और स्तूप मृत्यु या महापरिनिर्वाण का। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? वो 4 आर्य सत्य। बिल्कुल, 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख है, दुख। दूसरा, दुख का कारण है इच्छा या तृष्णा, दुख समुदाय। तीसरा, दुख का निवारण संभव है, दुख निरोध। और चौथा, दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, इसमें क्या आता है? इसमें 8 बातें हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही बोली, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीव, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता और सम्यक समाधि, सही ध्यान। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये ना तो अत्यधिक भोग विलास का समर्थन करता है, ना ही कठोर तपस्या का। इनके मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक यानी 3 पिटारी, विनय पिटक जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम है, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। बौद्ध धर्म में चैत्य, विहार, स्तूप, ये सब क्या हैं? चैत्य एक तरह से पूजा या प्रार्थना का स्थान होता था, अक्सर पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता था। विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान यानी मठ, और स्तूप गुंबद के आकार की संरचना होती थी, जिसमें बुद्ध या प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। एक दिलचस्प बात पड़ी थी, लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल। हाँ, कुछ बौद्ध परंपराओं में, खासकर ज़ेन बुद्धिज्म में, हंसी का इस्तेमाल ध्यान की एक विधि के रूप में या अहंकार को तोड़ने और आत्मज्ञान पाने के लिए किया जाता है। अप्रत्याशित तरीकों से सोचने पर मजबूर करने के लिए। अच्छा, इनकी भी संगीतियां हुई थी? हाँ, 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली हुई राजगृह में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, अजातशत्रु के समय। महाकश्यप अध्यक्ष थे। इसमें सूत और विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी हुई वैशाली में, कालाशोक के समय। सब कामी अध्यक्ष थे। यहीं पर भिक्षुओं में मतभेद शुरू हुए, और वो स्थिरवादीन जो पुराने नियमों को मानते थे और महासांघिक जो कुछ बदलाव चाहते थे में बट गए। तीसरी पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। बिल्कुल। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक के संरक्षण में। मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे। इसमें अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया, और बौद्ध धर्म में जो मतभेद आ गए थे उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में भेजने का फैसला भी यही हुआ। और चौथी संगीति कुषाण राजा कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान और महायान में क्या मुख्य अंतर था? देखिए, हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता था, व्यक्तिगत मुक्ति, अरहत बनना को लक्ष्य मानता था, पाली भाषा का प्रयोग करता था और बुद्ध को एक महापुरुष मानता था, ईश्वर नहीं। जबकि महायान में बोधिसत्व की अवधारणा आई, यानी वो व्यक्ति जो खुद निर्वाण पा सकता है लेकिन दूसरों की मदद के लिए संसार में रहता है। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे और उन्हें ईश्वर तुल्य मानते थे। बाद में एक और शाखा वज्रयान भी विकसित हुई, जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव ज्यादा था। तो ये दोनों धर्म काफी फैले, और इसी दौरान, जैसा आपने पहले कहा, उत्तर भारत में बड़े बड़े राज्य भी बन रहे थे, महाजनपद। हाँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब ये नए धार्मिक विचार आ रहे थे, उसी समय राजनीतिक रूप से भी बड़े बदलाव हो रहे थे। लोहे के इस्तेमाल से खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, नगर बने। इससे छोटे छोटे कबीलाई राज्य जन मिलकर बड़े क्षेत्रीय राज्य बन गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। कितने थे महाजनपद? 16। हाँ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में आमतौर पर 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें ज्यादातर राजतंत्र थे, यानी राजा का शासन था, पर कुछ गणराज्य भी थे, रिपब्लिक। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और मल्ल जैसे कुछ गणराज्य भी थे, जहां किसी एक राजा का नहीं बल्कि एक समूह या गण का शासन चलता था।
ये प्राचीन भारत में लोकतंत्र का एक रूप था। प्रमुख महाजनपद कौन से थे? मगध का नाम तो बहुत आता है। हाँ, मगध राजधानी, पहले राजगृह फिर पाटलिपुत्र, सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसके अलावा काशी राजधानी वाराणसी, कोसल राजधानी श्रावस्ती, वत्स राजधानी कौशाम्बी, अवंती राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती, गांधार राजधानी तक्षशिला जो शिक्षा का बड़ा केंद्र था, कंबोज जो अपने घोड़ों के लिए मशहूर था। ये कुछ प्रमुख थे। दक्षिण भारत में भी कोई था? हाँ, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर सिर्फ एक महाजनपद था, अश्मक। इन सब में मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बन गया? क्या वजह थे? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र काफी सुरक्षित थीं। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर था, एक तरह का जल दुर्ग। अच्छा। और दूसरा, मगध के इलाके में लोहे के काफी भंडार थे, खासकर छोटा नागपुर पठार के पास। इससे उन्हें बेहतर हथियार और खेती के औजार बनाने में मदद मिली। तीसरा, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन थी, जिससे अच्छी फसल होती थी और राज्य की आमदनी बढ़ती थी। चौथा, गंगा नदी के जरिए व्यापार और यातायात की सुविधा थी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मगध को कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक मिले। जैसे कौन से वंश थे वहां? सबसे पहले शायद हर्यंक वंश था। इसके शासक बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता और वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उनका बेटा अजातशत्रु और भी महत्वाकांक्षी था। उसने काशी और शक्तिशाली वज्जी गणराज्य को हराया। कहते हैं उसने युद्ध में रथ मूसल, पहियों में गदा लगा रथ और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया था। पहली बौद्ध संगीति भी उसी के समय हुई। अजातशत्रु के बाद उसके बेटे उदयन ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। फिर शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य को मगध में मिला लिया। दूसरी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई। और फिर नंदवंश। हाँ, नंदवंश। इसका संस्थापक महापद्मनंद था, जिसे पुराणों में सर्वशत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकमात्र सम्राट कहा गया है। उसमें एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया। नंद शासक काफी धनी भी थे। और आखिरी नंद शासक धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था? बिल्कुल, धनानंद के समय ही उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण हुआ। धनानंद अपनी विशाल सेना और शायद अपने अलोकप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता था। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। इस महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? सिक्के वगैरह चलने लगे थे? हाँ, व्यवस्था काफी विकसित हो गई थी। खेती मुख्य आधार थी, उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी। राज्य उपज का ही एक हिस्सा, आमतौर पर छठा हिस्सा, जिसे भाग कहते थे, टैक्स के रूप में लेता था। व्यापार भी खूब बढ़ा। व्यापारियों और शिल्पियों ने अपनी श्रेणियां या गिल्ड्स बना ली थी। और सबसे महत्वपूर्ण, अब नियमित सिक्के चलने लगे थे। आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन। ये चांदी के बने होते थे और उन पर अलग अलग निशान ठोक कर पंच करके बनाए जाते थे। इस दौर के खास मिट्टी के बर्तन हैं NBPW, काले रंग के चमकदार बर्तन जो काफी कीमती माने जाते थे। और इसी मगध की गद्दी पर बैठा भारत का पहला बड़ा संगठित साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। सही कहा। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु या कहें प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य, इनका नाम तो इतिहास में अमर है। चाणक्य का अर्थशास्त्र तो आज भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति और कूटनीति ही नहीं, बल्कि शासन चलाने, अर्थव्यवस्था, कानून, समाज, हर पहलू पर एक विस्तृत ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था और बाद में राजा बना, उसे हराया और पश्चिम में साम्राज्य का विस्तार किया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से की और मेगास्थनीज नाम के राजदूत को उनके दरबार में भेजा। मेगास्थनीज के इंडिका, हालांकि वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, पर उसके जो टुकड़े मिलते हैं उनसे उस समय के पाटलिपुत्र और मौर्य समाज के बारे में काफी जानकारी मिलती है। हाँ, बिल्कुल। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, जिन्हें अमित्रघात, दुश्मनों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। उन्होंने भी साम्राज्य को बनाए रखा और शायद कुछ और इलाके जोड़े। और फिर आए बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक। निसंदेह अशोक लगभग 268-232 ईसा पूर्व का शासनकाल मौर्य साम्राज्य का शिखर था।
लेकिन उनकी प्रसिद्धि सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि उनके धम्म के लिए ज्यादा है। कलिंग युद्ध 261 सी ईसा पूर्व के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, है ना? हाँ, कलिंग आज का ओडिशा के युद्ध में हुए भयानक खून खराबे और तबाही ने अशोक को हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने युद्ध की नीति भेरी घोष को छोड़कर शांति और नैतिक आचरण की नीति धम्म घोष अपनाई। ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म था? नहीं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों का सार, एक नैतिक आचार संहिता थी। इसमें बड़ों का आदर करना, दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, जीवों को चोट न पहुंचाना, सच बोलना, सहिष्णुता, दूसरे धर्मों का सम्मान करना जैसी बातें शामिल थीं। उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में जगह जगह स्तंभों और चट्टानों पर संदेश खुदवाए। अशोक के अभिलेख, ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, ये अभिलेख प्राकृत भाषा में और ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार पढ़ा था। कुछ अभिलेख उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, यूनानी और अरामी लिपि में भी मिले हैं। मस्की, गुर्जरा जैसे कुछ अभिलेखों में ही उनका नाम अशोक मिलता है। बाकी में उन्हें देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी, सुंदर दिखने वाला कहा गया है। उन्होंने बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी थीं। हाँ, ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। वो खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, लेकिन दूसरे संप्रदायों का भी आदर करते थे। मौर्यों का प्रशासन कैसा था? इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं रहा होगा। उनका प्रशासन काफी सुसंगठित और केंद्रीकृत था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों, सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, इलाका और लोग, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना न्याय और मित्र, सहयोगी। केंद्र में राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी। एक मंत्री परिषद होती थी। कई महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जैसे समाहर्ता जो राजस्व इकट्ठा करता था, और सन्निदाता जो राजकीय कोष और भंडारघर का प्रमुख था। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिनके प्रमुख अक्सर राजकुमार या आर्यपुत्र होते थे। प्रांतों को फिर जिलों, विषय और गांवों में बांटा गया था। पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहर का प्रशासन कैसे होता था? मेगस्थनीज ने कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां उद्योग, व्यापार, विदेशियों की देखरेख, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, बिक्री कर आदि का काम देखती थीं। सेना भी बहुत बड़ी थी शायद? हाँ, उनके पास एक विशाल स्थायी सेना थी, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ और नौसेना भी। इसके अलावा एक मजबूत जासूसी व्यवस्था थी। जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। राज्य किसानों से उपज का हिस्सा, भाग, टैक्स के रूप में लेता था। खानों, जंगलों, नमक, शराब बनाने जैसे कई उद्योगों पर राज्य का एक अधिकार था। व्यापार भी काफी उन्नत था। आंतरिक और बाहरी दोनों, वही पंचमार्क सिक्के चलते थे। समाज कैसा था? मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा था। हाँ, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, शिकारी पशुपालक, कारीगर व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। लेकिन ये शायद उनके अपने यूनानी समाज के आधार पर किया गया वर्गीकरण था। वर्ण व्यवस्था तो मौजूद थी ही, दास प्रथा भी थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता थी, संपत्ति का अधिकार था, तलाक और पुनर्विवाह का भी अधिकार था। कुछ महिलाएं राजा की अंगरक्षक या जासूस भी बनती थीं। तो मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, फिर इसका पतन क्यों हुआ? अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। विशाल साम्राज्य को संभालना मुश्किल होता गया। प्रशासन शायद ज्यादा केंद्रीकृत हो गया था, जिससे दूर के प्रांतों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। अशोक की शांति की नीति से सेना शायद थोड़ी शिथिल हो गई। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी एक कारण मानी जाती है, क्योंकि अशोक ने यज्ञों और कर्मकांडों पर रोक लगाई थी। आर्थिक बोझ भी बढ़ा होगा। इन सब वजहों से धीरे धीरे साम्राज्य बिखर गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। तो मौर्यों के बाद फिर से एक तरह का विकेंद्रीकरण हुआ। कई छोटी बड़ी शक्तियां उभरी। हाँ, बिल्कुल। मौर्योत्तर काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में भारत में फिर से राजनीतिक एकता खत्म हो गई।
और कई देशी और विदेशी शक्तियां सामने आईं। देशी शक्तियों में आपने शुंग वंश का नाम लिया। हाँ, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो एक ब्राह्मण था। उसने मौर्यों की जगह ली। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के बजाय विदिशा मध्य प्रदेश में थी। पुष्यमित्र वैदिक धर्म का अनुयायी था। कहते हैं उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, लेकिन उसने बौद्ध धर्म का पूरी तरह विरोध नहीं किया। भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी करवाया। महान वैयाकरण पतंजलि उसी के समकालीन थे। शुंगों के बाद कण्व वंश आया। हाँ, शुंगों के बाद कण्व वंश आया, जिसका शासन बहुत छोटा रहा। वासुदेव इसका संस्थापक था। और दक्कन में सातवाहन शक्तिशाली हुए। हाँ, दक्कन यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके में सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक काफी शक्तिशाली हुआ। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने शकों को हराया था। इनकी एक खास बात थी कि राजा अपनी माँ का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। गौतमीपुत्र, वाशिष्ठीपुत्र। हाँ, ये मैट्रोनिमिक्स इस्तेमाल करते थे, जो उस समय काफी अनोखी बात थी। हालांकि उत्तराधिकार पितृवंशीय ही था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, जिसे ब्रह्मदेह या अग्रहार कहते थे। और उन्होंने सीसे के सिक्के भी जारी किए। अजंता और एलोरा की कुछ शुरुआती गुफाएं भी इन्हीं के समय बनी। ये तो हुई देशी शक्तियां। विदेशी कौन कौन आए इस दौर में? उत्तर पश्चिम से कई हमले हुए। सबसे पहले हिंद यवन आए, जो बैक्ट्रिया के यूनानी शासक थे। इन्होंने ही भारत में पहली बार ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिन पर राजा का चित्र और नाम लिखा होता था। ये हेलेनिस्टिक कला भी अपने साथ लाए, जिसका असर गांधार कला पर पड़ा। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद था, जिसके बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुए संवाद मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में हैं। हिंद यवनों के बाद शक आए, सिथियंस। हाँ, शकों की कई शाखाएं भारत आईं और अलग अलग इलाकों में बस गईं। पश्चिमी भारत में इनका शासन काफी महत्वपूर्ण रहा। रुद्रदामन प्रथम इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का जिक्र है। वो विक्रम संवत की कहानी भी शकों से जुड़ी है। हाँ, एक मान्यता है कि उज्जैन के किसी राजा ने, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों को हराया था और उसी उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था। हालांकि इस विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता पर बहस है। शकों के बाद पार्थियन पहलव आए, जिनका शासन बहुत छोटा रहा। कहते हैं कि संत थॉमस इन्हीं के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। और फिर कुषाण, वो शायद सबसे प्रभावशाली थे। हाँ, कुषाण मध्य एशिया की यूची जनजाति की एक शाखा थे। इनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला था। कनिष्क लगभग 78 से 101 ईस्वी इस वंश का सबसे महान शासक था। उसने देवपुत्र जैसी उपाधि धारण की। उसकी राजधानी पुरुषपुर, आज का पेशावर और मथुरा थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क ने ही करवाई थी। बिल्कुल, उसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा। कनिष्क का साम्राज्य उस प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट पर पड़ता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। इस मार्ग पर नियंत्रण होने से कुषाणों को व्यापार से बहुत लाभ हुआ। उन्होंने बड़ी संख्या में और बहुत शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण अपने साथ कुछ नई चीजें भी लाए थे। हाँ, जैसे पगड़ी पहनने का रिवाज, लंबा कोट, शेरवानी जैसा, पतलोन और घोड़े की सवारी के लिए बेहतर लगाम और जीन। उन्होंने शासन चलाने के लिए क्षत्र प्रणाली, गवर्नर नियुक्त करना अपनाई, जो उन्होंने शकों से सीखी थी। आयुर्वेद के चरक और शल्य चिकित्सा के सुश्रुत भी इनके समकालीन माने जाते हैं। हाँ, चरक को कनिष्क का राजवैद्य माना जाता है। चरक संहिता। सुश्रुत का समय थोड़ा अनिश्चित है, पर वो भी इसी दौर के आसपास थे। सुश्रुत संहिता। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी। नागार्जुन, महान बौद्ध दार्शनिक, शून्यवाद के प्रणेता। वसुमित्र जैसे विद्वान भी कनिष्क के दरबार या समय से जुड़े थे। कला के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। गांधार और मथुरा शैली। हाँ, कनिष्क के समय ये दोनों कला शैलियां अपने चरम पर पहुंची। गांधार शैली उत्तर पश्चिम में, पर यूनानी रोमन प्रभाव था। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां यथार्थवादी ढंग से बनाई गईं। मथुरा शैली स्वदेशी थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और बुद्ध के साथ साथ हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी। तो ये मौर्योत्तर काल भले ही राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत जीवंत और संगम का दौर था। उत्तर भारत और दक्कन की तो बात हो गई, अब जरा सुदूर दक्षिण चलते हैं। संगम युग, ये क्या था? हाँ, संगम युग प्राचीन तमिल प्रदेश,
तमिलकम के इतिहास का दौर है, मोटे तौर पर 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी तक। इस समय वहां 3 प्रमुख राज्य या कहें कि राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर और पांड्या, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत है संगम साहित्य। संगम का मतलब है सभा या मिलन। कहा जाता है कि मदुरै में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों की 3 बड़ी सभाएं संगम हुई, जिनमें ये साहित्य रचा गया। हालांकि सिर्फ 3री संगम की रचनाएं ही हमें ज्यादातर उपलब्ध हैं। अच्छा, तो पांड्य राजाओं ने ये संगम आयोजित करवाए। इनकी राजधानी मदुरै थी। हाँ, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये अपने मोतियों के लिए और रोम के साथ व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनका मुख्य बंदरगाह कोरकई था। यहाँ रोमन सिक्के भी मिले हैं। समाज में अरसर, शासक वर्ग, वेलाअलर, धनी किसान, वेनिगर, व्यापारी और कडेसियर, निम्न वर्ग जैसे वर्ग थे। और चोल? चोलों का राज ये कावेरी नदी के डेल्टा वाले उपजाऊ इलाके में था। इनकी शुरुआती राजधानी उरैयूर थी, जो सूती कपड़े के व्यापार का बड़ा केंद्र था। बाद में पोहार या कावेरीपट्टनम इनकी महत्वपूर्ण राजधानी और बंदरगाह बना। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा करिकाल था, जिसने चेरों और पांड्यों को वेन्नी के युद्ध में हराया था। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। और चेर? ये केरला वाले इलाके में थे? हाँ, चेरों का राज्य आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में था। इनकी राजधानी वंजी थी। इनका भी रोम के साथ खूब व्यापार होता था, खासकर मसालों का। इनका मुख्य बंदरगाह मुजरिस था। कहते हैं वहां ऑगस्टस का एक मंदिर भी था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष बाण था। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टू I था, जिसे लाल चेर भी कहते हैं। उसने पत्तिनी पूजा यानी कण्णगी, जो शिलप्पदिकारम की नायिका है, कि देवी के रूप में पूजा शुरू करवाई थी। संगम साहित्य के बारे में कुछ और बताइए। ये तमिल भाषा में है? हाँ, ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया काव्य है। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, मेलकणक्कु या पत्तू पाट्टू 10 लंबे गीत और एत्तु तोगाई 8 संकलन जो वर्णनात्मक हैं, और कीलकणक्कु 18 छोटे ग्रंथ जो उपदेशात्मक हैं, जैसे तिरुकुरल। विषय क्या होते थे इन कविताओं के? मुख्य रूप से 2 विषय थे, अहम यानी प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं, पारिवारिक जीवन, और पुरम यानी युद्ध, वीरता, राजा की प्रशंसा, सार्वजनिक जीवन। इनमें उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाजों की भी झलक मिलती है। कोई प्रमुख ग्रंथ? एत्तुतुगाई और पत्तुपाट्टू के अलावा तोलकाप्पियम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर है, और 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, शिलप्पादिकारम, जिसकी कहानी एक पायल के इर्द गिर्द घूमती है, और मणिमेकलई, जो शिलप्पादिकारम की कहानी को आगे बढ़ाती है और बौद्ध धर्म से प्रभावित है। एक तिणी की अवधारणा भी है शायद। हाँ, इस संगम साहित्य और समाज की एक खास विशेषता है। इसमें तमिल प्रदेश को 5 भौगोलिक क्षेत्रों या तिनई में बांटा गया है। हर क्षेत्र की अपनी वनस्पति, जीव जंतु, देवता और लोगों की जीवन शैली थी। ये 5 तिनय हैं: कुरिंजी पहाड़ी इलाका, शिकार और शहद इकट्ठा करना; मुल्ले जंगल और चारागाह, पशुपालन; मरुतम खेती वाली उपजाऊ जमीन; नेतल समुद्र तट, मछली पकड़ना और नमक बनाना; और पाले सूखा या रेगिस्तानी इलाका, लूटपाट। कविताओं में इन तिनय का बहुत इस्तेमाल होता था। दिलचस्प। अशोक के अभिलेखों में भी इनका जिक्र है क्या? हाँ, अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे, केरल पुत्र, चेर और सत्यापुत्र का जिक्र स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों के रूप में आता है। वाह। तो संगम युग के बाद अब आते हैं उस दौर पर जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल। हाँ, गुप्त काल लगभग 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। हालांकि स्वर्ण युग कहना शायद पूरी तरह सही न हो, क्योंकि हर दौर की अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन हाँ, इस दौर में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। इसकी शुरुआत कैसे हुई? संस्थापक कौन थे? इस वंश के शुरुआती शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, जो शायद कुषाणों के सामंत रहे होंगे। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। उन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी शुरू किया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी। उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए।
फिर आए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हाँ, समुद्रगुप्त लगभग 335 से 380 ईस्वी एक महान विजेता थे। उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ पर खुदा है, उसी स्तंभ पर जिस पर अशोक का भी लेख है, में मिलता है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने आर्यावर्त, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और उनके राज्य मिला लिए, और दक्षिणापथ, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें उनका राज्य लौटा दिया, बस उनसे अधीनता स्वीकार करवाई। उन्हें कविराज और लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों की बेटी का बेटा जैसी उपाधियां भी मिली थीं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये तो बहुत प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगभग 380 से 415 ईस्वी गुप्त वंश के शायद सबसे प्रतापी शासक थे। उन्होंने शकों को हराया, इसीलिए उन्हें शकारी भी कहा जाता है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इनके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास वगैरह। हाँ, ऐसी मान्यता है कि उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें महाकवि कालिदास, चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल शास्त्री वराहमिहिर, वैयाकरण वररुचि, जादूगर वेताल भट्ट आदि शामिल थे। हालांकि ये नवरत्न वाली बात शायद बाद की परंपरा हो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए, जो शकों को हराने के बाद पश्चिमी भारत में प्रचलित हुए। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भी इन्हीं के समय भारत आया था, और उसने यहाँ के समाज और शासन की काफी प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बने। उनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना, जो आगे चलकर ज्ञान विज्ञान का एक महान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। नालंदा। और फिर स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था। हाँ, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजा बने। उनके समय में उत्तर पश्चिम से बर्बर हूणों का भयंकर आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को सफलतापूर्वक पीछे खदेड़ दिया, जिसका जिक्र भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। लेकिन इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। गुप्तों का प्रशासन कैसा था? मौर्यों जैसा ही संगठित था? हाँ, काफी संगठित था। हालांकि मौर्यों जितना केंद्रीकृत नहीं था। सामंतवाद के तत्व ज्यादा थे। साम्राज्य भुक्ति प्रांत में बटा था। भुक्ति का प्रमुख उपरीख कहलाता था। भुक्ति फिर विषय जिला में बटी होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। विषय के नीचे वी थी, और फिर ग्राम, गांव सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मुखिया ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। न्याय व्यवस्था भी विकसित थी। दीवानी और फौजदारी कानूनों में अंतर किया गया था। सेना भी संगठित थी। महाबलाधिकृत सेना का प्रमुख होता था। टैक्स कई तरह के थे। भाग, उपज का छठा हिस्सा, भोग, राजा को रोज दी जाने वाली फल, फूल, सब्जी, बलि, एक धार्मिक कर, और ऊपरी कर, अतिरिक्त कर, विष्टि यानी बेगार, बिना मजदूरी के काम करवाना भी प्रचलित थी। और कला, साहित्य, विज्ञान की बात जो आपने की थी, स्वर्ण युग वाली। हाँ, इस काल में वास्तुकला में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। पहले मंदिर सपाट छत वाले होते थे, फिर शिखर बनने लगे। देवगढ़, झांसी का दशावतार मंदिर शिखर वाला पहला ज्ञात मंदिर है। भीतरगांव, कानपुर का ईंटों का मंदिर भी मशहूर है। मूर्तिकला में सारनाथ शैली विकसित हुई, जिसमें बुद्ध की शांत और सौम्य मूर्तियां बनी। चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिलता है। साहित्य में कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे अमर नाटक और काव्य लिखे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। पुराणों को उनका अंतिम रूप इसी काल में दिया गया। रामायण और महाभारत का भी संकलन शायद इसी दौर में पूरा हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, हाँ, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी युग में हुए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सही कारण बताया, पाई का मान निकाला और बीज गणित की नींव रखी। वराहमिहिर ने खगोलशास्त्र, ज्योतिष और वनस्पति विज्ञान पर लिखा। शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी इसी काल की देन है, जिसने गणित में क्रांति ला दी। आयुर्वेद में भी काफी प्रगति हुई। एक मजेदार बात पड़ी थी कि गुप्त काल में लोग ताड़ के पत्तों पर इतनी कुशलता से लिखते थे कि पूरी रामायण जेब में आ जाए।
हाँ, ये शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन हाँ, लेखन कला काफी विकसित थी और ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक बिखराव आ गया होगा? हाँ बिल्कुल, 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था और उसके पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आईं। इनमें थानेश्वर, हरियाणा के पुष्यभूति वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, मगध के उत्तर गुप्त, ये मुख्य गुप्त वंश से अलग थे। वल्लभी, गुजरात के मैत्रक वंश और बंगाल के गौड़ वंश प्रमुख थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए? हर्षवर्धन। हाँ। इन सब में आखिरकार पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन शासनकाल 606 से 647 ईस्वी सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। उन्होंने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी संभाली। उनके बहनोई ग्रहवर्मा, जो कन्नौज के मौखरी राजा थे, उनकी हत्या मालवा के राजा और गौड़ राजा शशांक ने मिलकर कर दी थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को बचाया और कन्नौज के मंत्रियों के अनुरोध पर कन्नौज का शासन भी संभाल लिया। तो उन्होंने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बना ली। हाँ, कन्नौज की रणनीतिक स्थिति ज्यादा अच्छी थी, गंगा के मैदान के बीच में, इसलिए हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। कन्नौज अब उत्तर भारत की राजनीति का नया केंद्र बन गया। पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है, जो संस्कृत गद्य का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के ही समय भारत आए थे। उन्होंने काफी समय यहां बिताया, नालंदा में अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में उस समय के भारत, खासकर हर्षवर्धन के शासन, समाज और धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। हर्षवर्धन खुद भी विद्वान थे, उन्होंने नाटक लिखे थे। हाँ, हर्षवर्धन को साहित्य कला में बहुत रुचि थी। माना जाता है कि उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। वो विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने प्रयाग, इलाहाबाद में हर 5 साल पर एक बड़ी सभा, मोक्ष परिषद आयोजित की, जिसमें वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। उन्होंने कन्नौज में भी एक बड़ी धर्मसभा आयोजित की थी। उनकी उपाधियां क्या थीं? उन्हें शिलादित्य और सकलोत्तरा पथनाथ, सारे उत्तर भारत का स्वामी, जैसी उपाधियां मिली थीं। एक कहानी है कि वो दिन का एक हिस्सा राजकाज के लिए, एक हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए और एक हिस्सा आराम के लिए रखते थे। शायद वो दिन में कविता सुनते थे और रात में राजकाज करते थे, या इसका उल्टा। हो सकता है। उनके समय में वल्लभी भी शिक्षा का बड़ा केंद्र था। हाँ, गुजरात में वल्लभी, जहाँ मैत्रक वंश का शासन था, वो भी नालंदा की तरह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, खासकर हीनयान बौद्ध धर्म के लिए। दूसरी जैन संगीति भी यहीं हुई थी। और बंगाल के गौड़ शासक शशांक, वो हर्षवर्धन के प्रतिद्वंदी थे। हाँ, शशांक कट्टर शैव थे और बौद्ध धर्म के विरोधी माने जाते हैं। उन पर बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवाने का आरोप भी लगाया जाता है। तो इस गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से कन्नौज शिफ्ट हो गया। हाँ, और इसी कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए आगे चलकर 8वीं से 10वीं शताब्दी तक 3 बड़ी शक्तियां, पूर्व में बंगाल के पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट के बीच एक लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष चला। बिल्कुल, लेकिन वो कहानी फिर कभी के लिए? तो ये थी प्राचीन भारत के इतिहास की एक कह सकते हैं झलक। पाषाण युग की साधारण शुरुआत से लेकर हर्षवर्धन के समय तक हमने देखा कि कैसे इंसान ने जीना सीखा, गांव बसाए, शहर बनाए और फिर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, और वो बिखर भी गए। हाँ, कैसे तकनीक बदली, कैसे औजार बदले, पत्थर से तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा, और कैसे अलग अलग विचारपन पे, धर्म, दर्शन, राजकाज चलाने के तरीके, वो सब कैसे विकसित हुए, आपस में मिले और उन्होंने मिलकर उस भारतीय सभ्यता को वो बहुरंगी रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। ये सोचना भी कमाल का है कि हजारों साल पहले की बातें, चाहे वो सिंधु घाटी की नगर योजना हो, या अशोक का धम्म, या वैदिक ऋचाएं, या गुप्त काल का विज्ञान और साहित्य, उनका असर कहीं न कहीं आज भी हमारी सोच, हमारे समाज, हमारी पहचान पर बाकी है। बिल्कुल, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हमारा वर्तमान अतीत की जड़ों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। सही कहा। और इन सारी बातों को सोचते हुए, आज की दुनिया को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। आज के इस दौर में जहां इतनी हिंसा है, तनाव है, चीजों को जमा करने की होड़ है, क्या जैन और बौद्ध धर्म के वो पुराने सिद्धांत
जैसे अहिंसा, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, करुणा और मध्यम मार्ग, क्या ये पहले से ज्यादा प्रासंगिक, पहले से ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।